हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस सेक्शन 194 IA ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, यानी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के बाकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे टीडीएस काटेंगे। सेक्शन 194 IA में जो बोला है जितना परसेंटेज उसी हिसाब से टीडीएस काटेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 194 IA में टीडीएस का ऊपर, और उसको कैसे पेमेंट करेंगे वो भी हम आज सीखेंगे। ध्यान से एंड तक जुड़े रहिए, सारा क्लैरिटी इसका ऊपर मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऊपर टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा? बायर काटेगा। बायर टीडीएस काटेगा। बायर टीडीएस काटेगा। किसका काटेगा? सेलर का काटेगा। सेलर का टीडीएस काटेगा। बायर काटेगा। किसका काटेगा? सेलर का टीडीएस काटेगा। सेलर का बायर ने टीडीएस काटेगा। कितना परसेंटेज काटेगा? टीडीएस काटेगा 1%। टीडीएस कितना परसेंटेज काटेगा? 1% टीडीएस काटेगा। 1% किसका? ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू whichever is higher। ये दोनों से कंसीडरेशन और एसडीबी, ये दोनों में जो हायर आएगा उसी का पर 1% करके टीडीएस कौन काटेगा? बायर काटेगा। लेकिन वो जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर कंसीडरेशन 50 लाख और मोर होना जरूरी है। यानी जो ये दोनों से जो हायर अमाउंट आएगा वो 50 लाख से या फिर 50 लाख से एक्सीड है, 50 लाख या फिर 50 लाख से एक्सीड है तो फिर 1% करके टीडीएस कटेगा। उससे 50 लाख से नीचे होगा तो फिर 1% करके टीडीएस नहीं काटेगा। बायर सिर्फ नॉर्मल उसको पेमेंट कर देगा जितना भी कंसीडरेशन डिसाइड हुआ है। यानी मान लीजिए ए ने बायर है, बी सेलर है। ए बी को एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, एक प्रॉपर्टी है, इसको खरीदने के लिए ये कंसीडरेशन डिसाइड हुआ 60 लाख। ठीक है, इसका एचडीबी वैल्यू भी जो आपका सर्कल रेट होता है वो भी 60 लाख से मान लीजिए। तो ए जब बी को पेमेंट करेगा 60 लाख का ऊपर, क्योंकि ये दोनों में जो हायर है तो दोनों सेम अमाउंट है तो आपका हायर अमाउंट 60 लाख आया। तो अभी 60 लाख का ऊपर आपको 1% करके टीडीएस कौन काटेगा? ए काटेगा, बी को पेमेंट करेगा काट के। यानी 60,000 उसका क्या आ रहा है? टीडीएस अमाउंट आ रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट जो है वो बायर ने सेलर को ट्रांसफ़र कर देगा। उसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है तो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देगा और 60,000 जो है टीडीएस जमा कर देगा। डिफरेंस अमाउंट सेलर को पेमेंट कर देगा। ये कैसे? मान लीजिए कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करेंगे। मैं मान लीजिए ए बी सी तीनों क्या है? बायर है। ठीक है, तीनों बायर है। ए भी बायर है, बी भी बायर है और सी भी बायर है। और यहाँ पे डी और एफ दोनों सेलर है। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे बायर है, ये यहाँ पे ये सेलर है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी डिसाइड हुआ, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है 60 लाख से, कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 60 लाख और एचडीबी वैल्यू भी है 60 लाख। तो व्हिच एवर इज हायर का मैं अभी यहाँ पे नहीं किया, आपको व्हिच एवर इज हायर ही देख लेंगे। जो अमाउंट आएगा वो 50 लाख या फिर 50 लाख से ज़्यादा तो फिर आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन मैं दूसरा चीज़ समझाने के लिए ये वाला ड्रॉ किया हूँ। तो फिर ए बी सी तीनों खरीद रहे हैं, सेम इक्वल शेयर खरीद रहे हैं, इक्वल परसेंटेज ओनरशिप खरीद रहे हैं, तो डी एफ को पेमेंट करेंगे। तो डी एफ को पेमेंट करने के लिए डी को आपको 30 लाख पेमेंट कर रहा है और एफ को भी 30 लाख पेमेंट करना है। तो इस केस में 50 लाख से कम है इंडिविजुअल का केस में, तो फिर टीडीएस जो है यहाँ पे डिडक्ट ए बी सी जब पेमेंट करेगा डी एफ को, तब टीडीएस काटेगा या नहीं काटेगा, ये चीज़ मेरे को बताइए। टीडीएस काटेगा या फिर नहीं काटेगा जब ए बी को, ए डी को या फिर बी एफ को या फिर ये तीनों मिल के ये दोनों को पेमेंट करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इंडिविजुअल में 30 लाख से, यानी 50 लाख से आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया था 50 लाख से कम है। यहाँ पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, बताइए। यहाँ पे टीडीएस आएगा या फिर नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बताइए। यहाँ पे टीडीएस आएगा, यहाँ पे टीडीएस आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है प्रॉपर्टी का वैल्यू देखना है, यहाँ पे इंडिविजुअल का ये नहीं देखना है। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू आपका 50 लाख या फिर इससे ज़्यादा है, एचडीवी वैल्यू और कंसिडरेशन दोनों में जो हायर है वो 50 लाख या फिर 50 लाख से ज़्यादा है, तो फिर टीडीएस कॉन्सेप्ट आएगा। भले ही आपको पार्ट में सैलरी को 2 आदमी है 3 आदमी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ए बी सी उसका हिस्सा जब इन लोगों को पेमेंट करेंगे 1% करके टीडीएस काट के डिफरेंस अमाउंट सेलर को पेमेंट कर देंगे और 1% हर बायर क्या करेगा, जमा करेगा टीडीएस। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए, तो इसमें डाउट रहना नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पोर्टल में लेके चलूंगा कि कैसे उसको पेमेंट करना है। तो आपको पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा कि बायर का लॉगिन जो है ना, आपको पहले बायर का लॉगिन कर लेना है। हर इंडिविजुअल बायर के जो जिस बायर का इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेना है, incometax.gov.in में आपको जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है यूजर आईडी पासवर्ड देके। उसके बाद आपको यहाँ पे ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में पेमेंट करेंगे। जैसे ई पे टैक्स में पेमेंट करेंगे इसी तरह आएगा। इसमें आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। न्यू पेमेंट का ऑप्शन में आएंगे तो न्यू पेमेंट इसी तरह आपका खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 26 QB में पेमेंट करना है, क्योंकि आपको जो पेमेंट होता है 26 QB का थ्रू आपको पेमेंट करना है। पेमेंट ऑफ देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसी में आपको यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको नेक्स्ट ये में जाना होगा कि यहाँ पे आपको बायर का डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फ्रेज कर देगा, क्योंकि आप लॉगिन करके कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बायर का डिटेल्स यहाँ पे पैन नंबर ये वगैरह सब आ जाएगा। तो बायर का यहाँ पे आपको रेसिडेंट ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको रेसिडेंट में आपका बायर है तो आपको रेसिडेंट चूज कर लेंगे। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना भूल गया था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो है बायर है जो है एनी पर्सन हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। लेकिन सेलर जो है रेसिडेंट पर्सन होना जरूरी है। सेलर जो है यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन होना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सेलर जो है रेसिडेंट पर्सन होना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट में सेक्शन 194A में 194IA में आपको क्या करना होगा, बायर कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन सेलर मस्ट बी रेसिडेंट पर्सन होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी इसमें समझ में आ गया। तो बायर का ऑटो फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। मोर ज़्यादा बायर होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेदर मोर देन 1 बायर, यहाँ पे आपको येस करना है।
फिर जो अदर बायर का डिटेल्स आपको फिल करना होगा, क्योंकि ऑटो फिल नहीं होगा, आपको वहाँ पे पैन नंबर डालेंगे तो नाम वगैरह फिल हो जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स, एड्रेस, वो सबको आपको भरना होगा। नहीं है, एक ही बायर है, तो आपको नो करके यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस कर लेना है। कंटिन्यू जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद आएगा आपको 5th स्टेप, क्या सेलर का डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। सेलर आपको रेसिडेंट होना जरूरी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सेलर को रेसिडेंटल स्टेटस में रेसिडेंट चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलर का पैन नंबर डालेंगे, सेम पैन नंबर दोबारा यहाँ पे डालेंगे, उसका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। ऑटोमेटिक नाम और पैन कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंडिविजुअल होगा तो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस, उसका सेलर का एड्रेस भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। सेलर आपका 1% उनसे ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे येस ऑप्शन में टिक करना है। एक ही सेलर है तो आपको यहाँ पे नो ऑप्शन करना है। 1 से ज़्यादा होगा तो येस करके फिर आपको उसको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड जो आपको 6 स्टेप है, ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको आपको मैं पोर्टल में दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको आपको पोर्टल में दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको इसी तरह आएगा। आपको यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ द सेलर रेसिडेंट रहेगा। आपको यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, आप बायर का पोर्टल यानी बायर खुद आप कर रहे हैं, तो आप जो खरीद रहे हैं वो लैंड है या फिर बिल्डिंग है, जो भी है, आपको यहाँ पे मान लीजिए बिल्डिंग है तो आपको बिल्डिंग चूज कर लेना है। उसके बाद आपको बिल्डिंग का एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। बिल्डिंग का एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। बिल्डिंग का एड्रेस मैं भर दूँ, मैं आपको भर दे रहा हूँ। बिल्डिंग का एड्रेस मैं यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे पिन कोड भी दे दूँगा। जैसे पिन कोड भर दूंगा उसके बाद यहाँ पे पोस्ट, देखिए ऑटोमेटिक जो आना था स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद आपको ये आ गया। उसके बाद ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देख लीजिए, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ बुकिंग। जो डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर डेट ऑफ बुकिंग जो है, आप वो डेट डाल देंगे। मान लीजिए मेरा डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ बुकिंग जो है, मान लीजिए आज का डेट में है, मैं डाल देता हूँ। आपका कोई भी डेट हो सकता है, आप डाल सकते हैं। बैक डेट में है तो आप डाल सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। यहाँ पे आपको देना है टोटल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू का जो कंसीडरेशन है, जितना अमाउंट आपका एग्री हुआ है आपको सेलर के साथ, जो अमाउंट है आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए मेरा है 60 लाख, मेरा एग्जाम्पल में था 60 लाख, ठीक है। अभी यहाँ पे दे रहा है कि डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट मेड टू सेलर, यानी सेलर को आप जब पेमेंट किए तो वो डेट कौन सा है। मैं आज का डेट में पेमेंट किया हूँ। देखिए ऑटोमेटिक डेट ऑफ डिडक्शन भी आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। डेट ऑफ डिडक्शन आप बैक डेट में दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेम डेट रखेंगे तो फिर डेट ऑफ जिस दिन आप पेमेंट किए सेलर को, उसी दिन ही आपको डेट ऑफ डिडक्शन रख देंगे, तो इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। तो डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं, उसी दिन आप टीडीएस भी उनका डिडक्ट कर रहे हैं, तो वो आप वही डेट भी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद आप उसको 30 दिन टाइम रहता है कि आपको जमा करने के लिए, तो आप वो डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं, डेट ऑफ डिडक्शन जो है, लेकिन वो डेट रखेंगे कि जिस दिन आप पेमेंट किए वही डेट रखेंगे। मान लीजिए मैं डेट ऑफ पेमेंट का डेट जो है, मैं मान लीजिए ये 1 तारीख देता, ठीक है। तो 1 तारीख जैसे देता, मान लीजिए 1 सितंबर है, तो मैं यहाँ पे जैसे देखिए मेरे को यहाँ पे मान लीजिए 18 तारीख करूँगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इफ द डेट ऑफ डिडक्शन इज ग्रेटर देन द डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, इट मे बी रिजल्ट टू डिमांड नोटिस ऑफ लेट डिडक्शन। लेट डिडक्शन का नोटिस आएगा, यानी 1 सितंबर यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट है, तो आपको यहाँ पे 1 सितंबर भी रखना होगा। 1 सितंबर ही रखेंगे तो आपको देखिए ये नोटिस आया नहीं, यानी ये जो डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट जिस दिन आप कर रहे हैं, वो डेट और आपका डेट ऑफ डिडक्शन सेम रखने से बेस्ट है। ये चीज़ आपको बताऊंगा, सेम रखना चाहिए, तो सेम आपको रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अलग डेट नहीं रखेंगे, अलग डेट रहेंगे तो फिर इंटरेस्ट वगैरह का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट टाइप जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का हिसाब से दे सकते हैं या लमसम में। आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए 60 लाख का है, उसको आपको फेज वाइज पेमेंट करें, तो आपको इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे चूज करके वहाँ पे ये वाला लास्ट इंस्टॉलमेंट है या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है, नहीं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तो आपको यहाँ पे येस करेंगे। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन आपका जो हायर है क्या सेल कंसिडरेशन से आपको हायर होगा, यानी 20% तक आपको मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं ले सकते। आपको सेल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस जो है 20% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी नहीं है तो आपको नो करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ पेमेंट जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट किए थे वो डालेंगे।
करेंटली जितना पेमेंट कर रहे हैं वो डालेंगे। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है आपका सर्कल रेट जो होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे टीडीएस काउंट कर लेगा, टीडीएस काउंट कर लेगा। यहाँ पे डालेंगे प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट में डाला था 10 लाख, ठीक है, 10 लाख डाला था। ये मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट चूज किया हूँ, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट चूज किया हूँ, तो यानी 10 लाख डाल दिया था। अभी मैं डिफरेंस अमाउंट कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 50 लाख, राइट, 50 लाख। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखेंगे कि टीडीएस को डीडर, मान लीजिए आप बोलेंगे कि मैं 60,000 तो मेरा टीडीएस आ जा रहा है, तो मैं 60,000 को टीडीएस लेस करके डिफरेंस अमाउंट जो पेमेंट कर रहा हूँ वो अमाउंट डालूंगा क्या, नहीं। 60,000 से 60 लाख से 10 लाख आपका रेफ लेस हो गया, तो बाकी 50 लाख था। 50 लाख का ऊपर आपको क्या जितना टीडीएस काटे हैं वो टीडीएस तो काटेंगे, लेकिन आपको वो यहाँ पे वो अमाउंट लेस नहीं करेंगे। ये जो आपको ये अमाउंट डाल रहे हैं ना, यहाँ पे आपको 1% जो लेस करके नहीं डालना है, पूरा अमाउंट ग्रॉस डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ग्रॉस अमाउंट डालना है, ना कि टीडीएस। मान लीजिए 60,000 का ऊपर वन टाइम भी करते हैं तो 60 लाख का ऊपर 60,000 आपका टीडीएस अमाउंट आता है, तो 60 लाख से आपको 60,000 काट के रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे दिखाना, वो नहीं है, पूरा 60 लाख ही यहाँ पे दिखाना है। सेम यहाँ पे मैं पहले 10 लाख दे दिया था, अभी 50 लाख पेमेंट कर रहा हूँ मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट में, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा कोई चेंज नहीं है, तो मैं यहाँ पे 60 लाख, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपको 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं डाल दे रहा हूँ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख से, तो स्टाम्प वैल्यू मेरा 60 लाख है, कोई इशू नहीं है। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टीडीएस, देखिए यहाँ पे देखिए ये आ गया टोटल आपका टीडीएस कितना अमाउंट का ऊपर कटेगा, 60,000 का ऊपर कटेगा, लेकिन मेरा 10 लाख का 60 लाख का ऊपर कटेगा, लेकिन मेरा 10 लाख का ऊपर पहले मैं टीडीएस काट चुका हूँ, 1% करके काट चुका हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ 50 लाख डालूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ 50 लाख डालूंगा, 50 लाख डालूंगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 50 लाख का डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, आपको यहाँ पे टीडीएस कितना अमाउंट काटना है, आपको यहाँ पे 5 लाख कितना टीडीएस अमाउंट होगा, क्योंकि मैं 50 लाख का 1% होगा तो कितना होगा, 50,000 होगा। तो जितना अमाउंट होगा मैं यहाँ पे डालूंगा कि मेरे को कितना आ रहा है, 50 लाख आ रहा है, सॉरी 50,000 आ रहा है। थोड़ा लाख 1000 में मेरे को थोड़ा बोलने में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसका ऊपर 1% आएगा, तो 50 लाख का ऊपर 1% मेरा कितना आ रहा है, तो मैं 50,000 इस ये में लास्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा, क्योंकि मैंने पहले 10,000 रुपया जमा कर चुका हूँ। तो ये करके उसके बाद मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू करके उसके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए मेरा लॉम्प सम में है, एक बार मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉम्प सम में चूज किया, उसके मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हायर नहीं है, नो कर दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा कितना मैं पेमेंट दे रहा हूँ, 60 लाख एक साथ में मैं पेमेंट दे रहा हूँ, 60 लाख मैं एक साथ में पेमेंट कर रहा हूँ, और मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो भी 60 लाख से। तो यहाँ पे मेरे को कितना का टीडीएस काटना है, टीडीएस काटना है 60 लाख का ऊपर मेरे को 1% होगा, तो 60,000 रुपया टीडीएस काटना है। टीडीएस मेरा आ गया। अभी इंटरेस्ट कुछ देना है तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका जो डेट, जो फाइलिंग डेट जो 26 क्यूबी लेट में आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए पर डे 234E में आपको पर डे 200 रुपया देना पड़ेगा। आपका नहीं है तो आपको कोई ड्यू डेट नहीं एक्सटेंड नहीं हुआ है तो आपको फिर कोई 00 रखना है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा। डाल के इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस कर लेना है। कंटिन्यू जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देगा कि आप नेट बैंकिंग थ्रू करना है तो आपको इस बैंक का ऑप्शन चूज करके आपको नेट बैंकिंग कंटिन्यू कर लेना है। डेबिट कार्ड का थ्रू करना है डेबिट कार्ड, काउंटर से करना है तो काउंटर वाला, आरटीजीएस एनईएफटी करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन देके कंटिन्यू कर लेना है, या फिर यूपीआई या क्रेडिट कार्ड का थ्रू करना है। छोटा अमाउंट होता है तो आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, बैंक में जब ये होगा उसके बाद आप उसको पेमेंट करेंगे तो चालान सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगा। वो चालान जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसको आपको डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर सेम यहाँ पे आपको जाके भी चालान डाउनलोड कर सकते हैं। कि कहाँ कैसे चालान डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला आपको जाएंगे कहाँ पे, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जाएंगे ई पे टैक्स में जाएंगे, पेमेंट जो यहाँ पे आपको यहाँ से चालान का जो भी आप पेमेंट किए होंगे आपको यहाँ से जैसे 3 डॉट में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे
आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन आएगा, डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। मैं दूसरा चालान का दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो सेम आपका 26 क्यूबी जो पेमेंट की उसको आपको यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। कहाँ पे आपको ई पेमेंट जाना होगा, लॉगिन के जैसे बाद ई फाइल, उसके बाद आपको ई पे टैक्स, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में आके उसको आपको 3 डॉट वाला को देख सकते हैं। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आपको पेमेंट करना है। ये TDS जो है बायर काटेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। TDS बायर काटेगा, 1% करके TDS काटा जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे अमाउंट डालने के टाइम में ध्यान से डालेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन, और जो आपका पूरा लॉम्पसम अमाउंट जितना दे रहे हैं और TDS कितना काट रहे हैं। जितना अमाउंट का पर 1% अमाउंट TDS होगा तो उतना अमाउंट TDS अमाउंट का डालेंगे। तो TDS अमाउंट 1% जितना, मान लीजिए मेरा केस में 60,000 हुआ, 60,000 डाल दिए और टोटल वो डालने के बाद इसी तरह कर लेंगे। आई होप इसमें आपको इसी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे, जैसे मैं और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे TDS अमाउंट में 60,000 डालना है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। मेरे एग्जाम्पल में जो था, यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल में था लमसम अमाउंट मेरा था, अमाउंट क्रेडिट में कितना मैं डाल दिया, 60 लाख। थोड़ा कलर चेंज कर दो, बहुत पतला हो गया क्या। यहाँ पे 60 लाख डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद TDS अमाउंट में इसी का 1% करना है, 60,000 रुपया। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 60,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ होगा तो यहाँ पे डालेंगे। लेट फी आप देना है तो आपको ये में इसमें देके उसके बाद आपको कंटिन्यू में प्रेस कर लेना है। मान लीजिए आपको इंस्टॉलमेंट वाइज दिए हो तो पहले 10 लाख का ऊपर पहले TDS काट दिए होंगे तो वो 10,000 रुपया, तो सिर्फ यहाँ पे 50 लाख रुपया आएगा, 50 लाख रुपया आएगा। फाइनल इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट जो कर रहे हैं तो आपको TDS इसमें आ जाएगा 1% करके इसका ऊपर आएगा, तो 50,000 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी ऑटो फिल होके 50,000 रुपया आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ को, यहाँ पे कितना अमाउंट डालना है, ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी इसका ऊपर डाउट रहेगा मेरे को कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।